सो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमने पढ़ा है कि अगर चार्ज स्टेशनरी यानी रेस्ट कंडीशन में है तो प्रोड्यूस करता है ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से यानी विदाउट एक्सेलरेशन अगर मूव कर रहा है तो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। एंड थर्ड कंडीशन कि अगर चार्ज एक्सिलेटेड है या ऑसिलेटिंग चार्ज है तो ऑसिलेटिंग चार्ज या एक्सिलेटेड चार्ज प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएशन। ठीक है, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक बात। अब हमने गॉस थ्योरम पढ़ा है पहले, एक बार इलेक्ट्रोस्टेट में आपने पढ़ा है। इलेक्ट्रोस्टेट में गॉस थ्योरम आपने किस तरीके से पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए यानी सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। और यही रिप्रेजेंट किसको करता है? फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई। क्लियर। सेकंड, क्या हमने मैग्नेटिज्म के अंदर भी गॉस थ्योरम पढ़ा है? बिल्कुल, कि अगर हम यहाँ पर एक क्लोज लूप फॉर्म करें और इस क्लोज लूप के अंदर एक मैग्नेट पुट कर दें, तो मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, सेकंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल फील्ड लाइंस को जनरेट करता है, साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन टर्मिनेट होती हैं। तो नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन हुई जनरेट और साउथ पोल पे फील्ड लाइंस हुई टर्मिनेट। और हमें पता है कि किसी भी मैग्नेट के जो दोनों पोल्स होते हैं वो सेम पोल स्ट्रेंथ के होते हैं, मतलब जितनी फील्ड लाइंस यहाँ पे जनरेट हुई है उतनी फील्ड लाइन यहाँ पे टर्मिनेट भी हुई है। तो मैग्नेट के अंदर अगर हमें गॉस थ्योरम लिखना है तो स्टेटमेंट बनेगा बी डॉट डी ए यानी सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, यहाँ पे रहेगा जीरो, बिकॉज फ्लक्स हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फ्लक्स का एक डेफिनेशन और है, जैसे अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस। सिमिलरली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस। तो जितने फील्ड लाइंस एग्जिट करेंगी उतनी फील्ड लाइन एंटर भी करेंगी। तो वैल्यू आपको क्या मिली? बी डॉट डी ए इज इक्वल टू जीरो। और बी डॉट डी ए इज इक्वल टू जीरो क्या शो करता है? दिस शोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज्ड लूप। और क्या शो करता है? और ये शो करता है, जो आपने मैग्नेट में भी पढ़ा होगा, कि मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक बात। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो हमेशा क्लोज लूप बनाएंगी, जितनी फील्ड लाइन एग्जिट करेंगी उतनी फील्ड लाइन वापस एंटर कर जाएंगी। और सेकंड, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करता तो या तो फील्ड लाइन जनरेट ही होती है या टर्मिनेट ही होती। तो दोनों पॉइंट हमें यहाँ पे समझ में आते हैं। नेक्स्ट आपने पढ़ा है फेराडे लॉ। फेराडे लॉ पढ़ा था आपने वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के लिए। EMI के अंदर हमने पढ़ा है E डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी। स्टेटमेंट क्या था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, तो फेराडे लॉ में आपने पढ़ा है E डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, यानी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, जो प्रोड्यूस होता है, वो कौन सी नेचर का होता है? नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है। फिर आपने पढ़ा एम्पियर सेकेंड लॉ मैग्नेटिज्म में, और इसका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। ये स्टेटमेंट है, यानी लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड, टोटल करंट के म्यू नॉट टाइम्स के इक्वल होता है। ये चार लॉज आप पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इन चारों लॉज को मैक्सवेल ने देखा और मैक्सवेल ने कुछ ऑब्जर्व किया। मैक्सवेल ने क्या ऑब्जर्व किया? ध्यान से समझना कि मान लीजिए हम एक कैपेसिटर यहाँ पे कंसीडर करें। हमने कैपेसिटर कंसीडर किया। ठीक, कैपेसिटर को आपने बैटरी से कनेक्ट किया तो ये चार्ज होने लगा। कैपेसिटर को हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, अब ये कैपेसिटर होने लगा चार्ज। क्लियर बात? तो कैपेसिटर की एक प्लेट पे इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सेकंड प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक, एक पॉइंट हमने कंसीडर किया यहाँ पे, और इस P पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं।
ठीक बात। अब इस P पॉइंट का हमने यहाँ से कुछ डिस्टेंस मान लिया R, और मैग्नेटिक फील्ड अगर इस P पॉइंट पे कैलकुलेट करना है तो आप यूज़ करोगे एम्पियर सर्किट लॉ का, और एम्पियर सर्किट लॉ के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। यही बेसिक फॉर्मेट है कि B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I हमें यूज़ करना होगा। ध्यान दें, जब आपने इसको बैटरी से कनेक्ट किया है तो कुछ करंट यहाँ से फ्लो हो रहा होगा जिसको आपने I लिख दिया, ठीक। अब P पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर हमें एक लूप फॉर्म करना होगा, बिकॉज हम यूज़ कर रहे हैं एम्पियर सर्किट लॉ B डॉट dl। तो यहाँ पर आपने एक लूप फॉर्म किया, ठीक है। और ये जो लूप आपने बनाया ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट के पैरेलल ही बनाया है, यानी इस प्लेट के पैरेलल में आपने एक लूप फॉर्म कर दिया। अब इस लूप में से फ्लो होने वाला करंट कितना है, I है, ठीक है। तो आपको वैल्यू मिल जाएगा, अगर आपने डिस्टेंस R लिया तो B इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट I, कैलकुलेट कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ध्यान दें, सेम एक्सपेरिमेंट वापस किया गया कि यहाँ पे लिया कैपेसिटर, इसको आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ध्यान से समझना, ठीक है। और हम ये बोलते हैं कि कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, जनरली ये हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे चार्ज आया इधर पॉजिटिव, यहाँ चार्ज है नेगेटिव। वापस हमें P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट है I। बैटरी आपने कनेक्ट किया प्लस माइनस, तो कैपेसिटर की जो प्लेट पॉजिटिव से कनेक्टेड है उस पर चार्ज आ गया पॉजिटिव, जो नेगेटिव से कनेक्टेड है वहां पे चार्ज आ गया नेगेटिव। लेकिन इस बार जो आप लूप कंसीडर कर रहे हैं वो लूप हम कंसीडर कर रहे हैं इनसाइड द कैपेसिटर, इसके अकॉर्डिंग, यानी यहां जो आप लूप बना रहे हैं वो लूप आपको इस तरीके से दिखेगा। ध्यान से समझना, यहां पर आपने एक लूप बनाया, ठीक है, और ये लूप कुछ इस तरीके से है, तो सेकंड पॉइंट यहां कहीं बनेगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये आ गया। यानी इन दोनों, यहां जो लूप बन रहा है R डिस्टेंस वाला जो लूप बनेगा, वहां पर जो I एनक्लोज्ड है वो आप इनसाइड वाला कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। और ये लूप आपने वापस यहाँ पे फॉर्म कर दिया, ठीक। बस यही आपको डिफरेंस समझना है कि पहला एग्जांपल तो आपने क्या लिया कि इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना था तो वायर पे ही आपने एक लूप बना दिया और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर दिया। सेकंड, P पॉइंट पे वापस हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इस P पॉइंट पे वापस मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, लेकिन इस बार जो आप लूप बना रहे हैं वो यहाँ से बना रहे हैं, यानी कैपेसिटर की प्लेट को कनेक्ट करते हुए बना रहे हैं, तो यहाँ की करंट आनी चाहिए। लेकिन यहाँ की करंट के बारे में, यानी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर जो करंट है उसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यहीं पर मैक्सवेल को समझ में आ गया कि एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करने में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बिकॉज अगर इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाए तो B डॉट dl हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 0, बिकॉज कैपेसिटर के प्लेट्स के अंदर तो कोई करंट होता ही नहीं है, ठीक बात। तो मैक्सवेल का यहीं पर दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया और उसको ये समझ में आ गया कि एम्पियर सर्किट लॉ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अब पॉइंट्स समझें आप। While applying ACL to find magnetic field at a point outside the capacitor, outside a capacitor connected to a time varying current, अगर किसी वेरिएबल करंट के साथ हम इसको कनेक्ट कर दें, ध्यान देना जब भी आप बैटरी कनेक्ट करते हैं तो जो करंट है वो 0 से I तक सेटअप होगा, तो वेरिएबल करंट ही है, ठीक है। तो वेरिएबल करंट के साथ इसको कनेक्ट किया तो मैक्सवेल नोटिस्ड सम इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर सर्किट लॉ। क्यों आया? क्योंकि अगर आपने बाहर वाला पॉइंट, बाहरी लूप कंसीडर किया तो आपको आंसर मिल रहा है, लेकिन अगर हम लूप बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कंसीडर करें तो B डॉट dl का आंसर कितना आ रहा है, वो 0 आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। तो उसके अकॉर्डिंग ही सजेस्टेड एन एडिशनल करंट टू रिमूव दिस इनकंसिस्टेंसी, यानी इस इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करने के लिए उसने एक एडिशनल करंट सजेस्ट किया जो बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर फ्लो होना चाहिए, ठीक बात। ध्यान दें, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेट्स एंड द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द पैरामीटर ऑफ द सर्किल पैरेलल टू द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ध्यान से समझें, मान लीजिए हम यहाँ पर ये प्लेट्स कंसीडर कर रहे हैं, ठीक बात। अब जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, इधर चार्ज आ गया नेगेटिव, ठीक। तो बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाहें तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बनेगा।
यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कैसा रहा, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर के प्लेट्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन किसका है, ई का है। सेकंड, हम कैलकुलेट कर रहे हैं बी पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से। तो यहां पर जो आप लूप बना रहे हैं, ठीक, करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा वो बाहर आता हुआ मिलेगा। पी पॉइंट पे कैसा मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, बाहर आता हुआ। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मिला है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इधर है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लूप के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर आपने ये लूप बनाया है, करंट अगर फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो का डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको राइट हैंड रूल से मिलेगा। यानी पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, बीपी की जो डायरेक्शन है वो आप लिख सकते हैं के कैप, यानी बाहर आती है। तो बी तो है आपका के कैप में, ई है आपका प्लेट्स के परपेंडिकुलर, और बी कैसा मिला, बी आपको मिला है अलोंग द प्लेट, कुछ ऐसे घूमता हुआ, यानी यहां जो लूप आपने बनाया उसके पैरामीटर के अलोंग ही मिलेगा। यही पॉइंट वहां पर लिखा हुआ है। देखें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है that is directed perpendicular to the plates and magnetic field is along the parameter of a circle parallel to the plates, because लूप आपको कहाँ बनाना होगा, लूप हमें यहाँ बनाना होगा। और लूप अगर यहाँ बनेगा, करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यानी इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो बाहर की तरफ बनेगा। इसका मतलब ई वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। बी वेक्टर एंड ई वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन अ कैपेसिटर इज अलाउड टू चार्ज, when a capacitor is allowed to charge, the current flows through connecting wire known as conduction current। यानी जब आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो यहां जो करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट को आपने क्या बोला है, कंडक्शन करंट, जो वायर के अंदर फ्लो हो रहा है। When capacitor is allowed to charge, then current flows through connecting wire, यानी कनेक्टिंग वायर से जो करंट फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन करंट बोलते हैं। और उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आईसी से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक आपने एक ही करंट पढ़ा था जिसको आप आई से रिप्रेजेंट करते थे, कि बैटरी से आपने कैपेसिटर को कनेक्ट किया तो कनेक्टिंग वायर में जो करंट फ्लो हुआ उसको आपने बोल दिया आई। लेकिन अब आई को आप दो तीन पार्ट के अंदर पढ़ना चाहते हैं। पहला पार्ट क्या बना, कंडक्शन करंट बना। कंडक्शन करंट किसको रिप्रेजेंट करता है, आईसी, जो कनेक्टिंग वायर के अंदर से फ्लो करता है। यानी अगर हम इसी केस में बात करें तो ये जो करंट है यहां से जो फ्लो करेगा, इस करंट को क्या बोला गया, आईसी बोला गया। ठीक बात। नेक्स्ट पॉइंट, आईसी इज ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर। यानी हमने यहां पे कनेक्ट किया, जैसे आपने कैपेसिटर यहां पर कनेक्ट कर दिया, कैपेसिटर आपने कनेक्ट किया, इधर एक बैटरी से कनेक्ट किया, यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जब आपने कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया तो कनेक्टिंग वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट को आपने बोला है कंडक्शन करंट, जिसको आपने रिप्रेजेंट किया आईसी से। ठीक है, तो आईसी यानी जो कंडक्शन करंट है इज ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टिंग। ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर वायर है, इसके अंदर फ्लो ऑफ चार्ज से जो करंट आ रहा है ये आपने कंडक्शन करंट रिप्रेजेंट किया है। ठीक बात। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट समझें कि ये कैपेसिटर चार्जेस, जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होगा, चार्ज एक्यूमुलेट्स ऑन द प्लेट्स एंड रिजल्ट अ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ध्यान दें, जब आपने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो पहले यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, फिर जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ता जाएगा फिर पॉजिटिव नेगेटिव बढ़ता जाएगा, तो धीरे धीरे दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज बढ़ने लगा। और चार्ज अगर वेरिएबल कंडीशन में है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा जो वेरिएबल ही रहेगा। ठीक बात, ध्यान दें। तो हमने कंसीडर किया कि कैपेसिटर को आपने कनेक्ट कर दिया एक टाइम वेरिंग करंट से। ठीक है, कनेक्टिंग वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है आईसी। लेकिन जैसे जैसे आईसी फ्लो करेगा कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज एक्यूमुलेट होने लगेगा। मान लीजिए पहले आया पॉजिटिव नेगेटिव, फिर वापस बैटरी के से तो चार्ज फ्लो करेगा इसी, फिर पॉजिटिव नेगेटिव आया, फिर पॉजिटिव नेगेटिव आया, फिर पॉजिटिव नेगेटिव आया। इस तरीके से चार्ज अपने अमाउंट को बढ़ाने लगा। तो अगर आपसे पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कितना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर अगर मैं कंसीडर करूं चार्ज है Q, तो वैल्यू बनता है Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर होता है, ठीक है। Q बाई ए को आप सिग्मा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट भी इसका एक आंसर हो सकता है, ठीक बात। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है, बिकॉज चार्ज चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, चार्ज चेंज हो रहा है। तो लिखा जा सकता है DE इज इक्वल टू, और Q को क्या लिखे, DQ बाय A एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और DQ को इन टर्म्स ऑफ करंट हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू DQ बाई DT। तो DQ इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई DT डिवाइड बाय A एप्सिलॉन नॉट। क्लियर पॉइंट। और हमें क्या कैलकुलेट करना है कि यहां पर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना करंट यहां पर है, और इसी करंट को आपने क्या नाम दिया है, इस करंट को आपने नाम दिया है ID। और ID क्या बोलते डिस्प्लेसमेंट करंट। ID को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट। मतलब वायर में जो करंट फ्लो होगा, आउटसाइड द कैपेसिटर जो करंट फ्लो होगा वो है कंडक्शन करंट, एंड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर जो करंट आएगा उसको आप बोलेंगे ID, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहां से हम I का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। I कितना मिलेगा, I आपको मिलेगा A एप्सिलॉन नॉट DE बाय DT। ध्यान से एक्सप्रेशन समझना, अगर हम एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या मिलेगा, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी ये वैल्यू बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट D फाई E बाय DT। और फाई E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फाई E रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो ये जो करंट आपने जनरेट किया है यही रिप्रेजेंट हम करते हैं ID, यानी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो करंट जनरेट हुआ है, इस करंट को हम बोलते हैं ID, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसको कैलकुलेट किया जा सकता है एप्सिलॉन नॉट D फाई E बाई DT से, ठीक है। या फाई के प्लेस पर E डॉट है हम रख सकते हैं। और हमें एक पॉइंट ये पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लेट एरिया के परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा E वेक्टर और A वेक्टर के बीच में वो 0 डिग्री रहेगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट D EA बाई DT और एप्सिलॉन नॉट D इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई E बाय DT। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट करंट को। यूनिट क्या बनेगा, यूनिट रहेगा एम्पियर, ठीक बात। तो ID क्या बना, ID बना आपका डिस्प्लेसमेंट करंट विच फ्लोज ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। क्यों फ्लो करता है, ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। और यही डिस्प्लेसमेंट करंट एम्पियर सर्किट लॉ में मिसिंग था, जिसको मैक्सवेल ने आइडेंटिफाई कर लिया। बिकॉज एम्पियर ने नहीं बोला, एम्पियर ने केवल क्या बोला, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I। लेकिन यह अप्लाई करने पर P पॉइंट पर, जो आउटसाइड द कैपेसिटर आपने कोई पॉइंट कंसीडर किया था पॉइंट P, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपको डिफरेंट मिला, ठीक है, जबकि आंसर तो सेम आना चाहिए, ठीक। तो यही डिस्प्लेसमेंट करंट जो बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर था, ये मिसिंग था, जिसको मैक्सवेल ने आइडेंटिफाई कर लिया। और मैक्सवेल ने आइडेंटिफाई करने के बाद एम्पियर सर्किट लॉ की इक्वेशन को मॉडिफाई किया और नाम क्या दिया, एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। नाम क्या दिया उसको, एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। अब मैक्सवेल के अकॉर्डिंग टोटल करंट कितना, टोटल करंट मिलेगा आपको IC प्लस ID से, यानी कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। और IC तो आपका कंडक्शन करंट रहेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट को आप क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट D EA बाय DT से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या फिर IC प्लस एप्सिलॉन नॉट D फाई E इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय DT से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक बात। तो एम्पियर सर्किट लॉ अब मॉडिफाई हो गया एम्पियर मैक्सवेल लॉ में, और इक्वेशन क्या बनेगा, ध्यान से समझना, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस ID। क्लियर। तो इक्वेशन फॉर्म हो गया B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस एप्सिलॉन नॉट D EA बाय DT। मतलब जैसा फॉर्मेट आपको गिवन है आप उसमें पुट कर सकते हैं, बिकॉज ID को आप एप्सिलॉन नॉट D EA बाय DT भी लिख सकते हैं और एप्सिलॉन नॉट D फाई E बाय DT भी पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक बेसिक इक्वेशन बन गया, जहां पर ID का इक्वेशन आप अलग अलग पुट कर सकते हैं, ठीक बात, यहाँ तक क्लियर हुआ।
अब इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें, ये जो इक्वेशन है इसको अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे कुछ पॉइंट बनते हैं। पहला पॉइंट क्या बनता है कि इनसाइड द कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर कंडक्शन करंट होगा 0 और डिस्प्लेसमेंट करंट होगा नॉन जीरो। ठीक है, बिकॉज हम इनसाइड द कैपेसिटर, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर बात कर रहे हैं। सेकंड, आउटसाइड द कैपेसिटर, आउटसाइड द कैपेसिटर अगर कंसीडर किया जाए तो आईसी नॉन जीरो है, कंडक्शन करंट मिलेगा, ठीक, और आईडी कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। आईडी 0 क्यों मिलेगा, बिकॉज आईडी कहाँ आता है, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, और कंडक्टिंग वायर्स में से जो करंट फ्लो हो रहा है वही आपका कंडक्शन करंट बनता है, इसलिए आईसी आपको क्या मिलेगा, आईसी रहेगा नॉन जीरो। नेक्स्ट पॉइंट, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हुआ तो ऑब्वियस बात है कि जो DEA बाई dt आप यहां पे लिखोगे, बिकॉज आईडी हम क्या पुट करोगे, एप्सिलॉन नॉट DEA बाई dt, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने पर वैल्यू क्या मिलेगा, आईडी का वैल्यू रहेगा आईडी 0। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्या कंसीडर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हम कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं। तो किसी न्यूमेरिकल में अगर दिया हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है या कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो चुका है, अब उसके ऊपर चार्ज वेरी नहीं कर रहा है, उस केस में डिस्प्लेसमेंट करंट कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इफ कैपेसिटर इज चार्जिंग देन आईसी एंड आईडी बोथ आर प्रेजेंट इन डिफरेंट रीजन। कौन कौन सी रीजन, आईसी मिलेगा आउटसाइड द कैपेसिटर और आईडी मिलेगा आपको बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। यानी अगर कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो आईसी और आईडी दोनों कैसे मिलेंगे, नॉन जीरो मिलेंगे। ठीक बात। नेक्स्ट, टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड गिव्स राइज टू ईच अदर। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेरिएबल है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका टाइम वेरिंग है तो क्या इंड्यूस करेगा, इंड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलर केस बनता है किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड आपका टाइम वेरिंग है तो वो क्या इंड्यूस करता है, इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको आप फेराडे लॉ में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैक्सवेल ने एम्पियर की इक्वेशन को मॉडिफाई करके एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन बना दिया, जहां पे टोटल करंट आपका कंडक्शन करंट पर डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, हमें पढ़ना है कि ईएम वेव्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं, यानी ईएम वेव्स के बारे में कुछ पॉइंट्स, स्पेशल पॉइंट। एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो पॉइंट्स आपके बन रहे हैं ईएम वेव्स के रिगार्डिंग वो हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट एक बेसिक पॉइंट है। बेसिक पॉइंट क्या है कि कोई भी ऑसिलेटिंग बॉडी अगर वेव, किसी वेव को प्रोड्यूस कर रही है तो उस प्रोड्यूस्ड वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑसिलेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन एन ऑसिलेटिंग बॉडी प्रोड्यूसेस अ वेव, कोई सी भी वेव को अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी। ठीक, यानी कोई भी ऑसिलेटिंग बॉडी अगर किसी वेव को प्रोड्यूस करेगी तो उस वेव की फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। अब ईएम वेव्स कौन प्रोड्यूस करता है, ईएम वेव्स प्रोड्यूस करता है आपका ऑसिलेटिंग चार्ज या एक्सीलरेटेड चार्ज। ध्यान से समझना, ऑसिलेटिंग और एक्सीलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स, which propagates in space with same frequency of oscillation of charge। यानी जिस फ्रीक्वेंसी से चार्ज ऑसिलेट कर रहा होगा उसी फ्रीक्वेंसी, वही फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, ईएम वेव्स की भी होगी, बिकॉज ये हमारा बेसिक रीजन है। ठीक बात। तो ऑसिलेटिंग चार्ज प्रोड्यूसेस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जो भी चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, ईएम वेव्स आ गया, तो ईएम वेव्स के अंदर क्या क्या आना चाहिए, ईएम वेव्स के अंदर आना चाहिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएशन। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो भी ऑसिलेटिंग रहेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो भी ऑसिलेटिंग रहेगा, और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो चार्ज की फ्रीक्वेंसी के इक्वल आनी चाहिए। ठीक बात। नाउ नेक्स्ट, in electromagnetic waves oscillating electric field and oscillating magnetic field regenerates each other। रीजन क्या है इसका, देखो अगर ऑसिलेटिंग हुआ तो इसका मतलब कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल हुआ। ठीक है, यानी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है और वेरिएबल ही मैग्नेटिक फील्ड है। तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस करता है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रीजनरेट्स
each other. Next point, एनर्जी एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एनर्जी कहां से मिलेगी? वो एनर्जी मिलती है फ्रॉम एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग चार्ज। ऑसिलेटिंग चार्ज की जो एनर्जी है उसी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी एनर्जी मिलती है। ठीक बात। अब ईएम वेव सबसे पहले जनरेट किसने किया था? ईएम वेव सबसे पहले जनरेट किया था हर्ट्ज ने, लैब में एक्सपेरिमेंट किया था। कौन से ईयर में किया था? 1887 में किया था। ठीक है, यानी ईएम वेव्स एक्सपेरिमेंटली जनरेटेड बाय हर्ट्ज इन 1887 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटेड ईएमएफ्स, यानी जो फ्रीक्वेंसी ईएम वेव जो आपने जनरेट की थी उसकी फ्रीक्वेंसी किस रेंज में थी? वो थी रेंज ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन, यानी 10 पावर 11 हर्ट्ज के अप्रॉक्स। नेक्स्ट पॉइंट, हर्ट्ज आल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड दैट लाइट वेव कुड बी डिफ्रैक्टेड एंड पोलराइज्ड। हर्ट्ज ने यह भी डेमोन्स्ट्रेट किया कि लाइट वेव को डिफ्रैक्ट किया जा सकता है, रिफ्लेक्ट किया जा सकता है, पोलराइज किया जा सकता है, जिसको आप रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। हर्ट्ज डिटरमाइंड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाय यूजिंग एफ इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, यानी जो स्टेशनरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस किया है हर्ट्ज ने, उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को रिलेट कर दिया। फ्रीक्वेंसी एफ है, सी आपकी स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है और लैम्डा उसका वेवलेंथ है। तो लैम्डा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लैम्डा रिप्रेजेंट कर रहा है वेवलेंथ को। तो इन तीनों टर्म को रिलेट कर दिया, यानी अगर हमें वेवलेंथ पता है तो फ्रीक्वेंसी सॉल्व की जा सकती है, फ्रीक्वेंसी पता है तो वेवलेंथ कैलकुलेट की जा सकती है। अगर हम वैक्यूम में बात करते हैं तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो रिप्रेजेंट किया, वो इक्वल होता है स्पीड ऑफ लाइट के, और c को हम पुट कर सकते हैं, c इज इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड, अगर हम किसी मीडियम में बात करते हैं तो इन मीडियम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव v हम रिलेट करते हैं 1/μm एप्सिलॉन m से, जहाँ पे μm एप्सिलॉन m परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, परमिबिलिटी ऑफ मीडियम को रिप्रेजेंट करता है। इसी इक्वेशन को अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो μm वी कैन पुट μ0 μr एंड एप्सिलॉन m वी कैन पुट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, यानी ये रिलेशन बन जाता है c डिवाइड बाय μr एप्सिलॉन r, यानी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम इज इक्वल टू c डिवाइड बाई √μr एप्सिलॉन r, जहां पे μr एप्सिलॉन r रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ मीडियम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नोट करें। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ध्यान दें। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो वेरिएशन है वो दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर होता है, एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर बनेगा। इसी केस के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किस नेचर की माना जाता है? ट्रांसवर्स नेचर की माना जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर and direction of propagation is given by E vector cross B vector। ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने यहाँ पर एक XYZ कोऑर्डिनेट बना लिया है। अब इस कोऑर्डिनेट में आप ध्यान से देखें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने माना है कि Y एक्सिस में चल रहा है, यानी Y एक्सिस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का पीक मिल रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक बात, तो नेगेटिव साइड में कुछ ऐसे बनेगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड आपने कंसीडर किया है पर्पल कलर से, ये चल रहा है आपका Z में, मतलब जो पीक आपको मिलेगा वो Z एक्सिस पे मिलेगा, ये कुछ इस तरीके से चल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर बने। ठीक है, और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? E क्रॉस B से सॉल्व कर सकते हैं। तो E हमें कौन सी डायरेक्शन में मिल रहा है? Y में। Y रिप्रेजेंट करता है J को, ठीक है, और B कौन सी डायरेक्शन में है? Z में। तो B रिप्रेजेंट करता है, मतलब Z रिप्रेजेंट करता है K को। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन किधर मिलेगा? J क्रॉस K। अगर आप कैलकुलेट करें तो डायरेक्शन आपको मिलेगा I कैप में। इसका मतलब आप क्लियरली बोल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अगर Y एक्सिस पर है, मैग्नेटिक फील्ड आपका Z एक्सिस में है, तो वेव प्रोपोगेट करेगा विद स्पीड ऑफ लाइट, अगर हम वैक्यूम को कंसीडर कर रहे हैं, इन x डायरेक्शन, इन x डायरेक्शन। सॉल्व भी हो रहा है बिकॉज J क्रॉस K
ई क्रॉस बी अगर हम यूज करते हैं तो ई क्रॉस बी आपके डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल रहा है जे में, मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया गया है जेड में यानी के में, तो जे क्रॉस के अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू मिलेगा आई, और आई कैप रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को। मतलब अगर हम वैक्यूम कंसीडर करें तो स्पीड ऑफ लाइट से जाएगा, और अगर हम कोई मीडियम कंसीडर करें तो वी वेलोसिटी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्स डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, all three are perpendicular to each other. That's why electromagnetic waves are transverse in nature. Next point, frequency of electric field and magnetic field are same. दोनों की जो frequency है वो क्या है, सेम है। और electromagnetic waves obeys principle of superposition, obeys principle of superposition because of same frequency of electric field and magnetic field. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी सेम, यानी एक साथ ये जीरो होगा, एक साथ मैक्सिमम होगा, एक साथ फिर जीरो होगा, फिर नेगेटिव साइड में जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, इसलिए हम क्या यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज करती है। एन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थ्योरेटिकली आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल इफेक्ट्स। Electric field is only responsible for electrical या optical effects of electromagnetic waves because only electric part of the signal response। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपके पास दो पार्ट है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन रेस्पॉन्ड कौन करता है, ऑप्टिकली रेस्पॉन्ड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी ऑप्टिकल इफेक्ट्स के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑप्टिकल इफेक्ट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, नोट करें। नाउ नेक्स्ट इज, अगर हम एक वेव कंसीडर करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या सिंपल अगर हम एक वेव इक्वेशन की बात करें जो आपने क्लास 11 में समझा था, तो जो वेव होती है वो एक्स यानी पोजीशन और टाइम दोनों के साथ वेरी करती है। यानी जो फंक्शन बनेगा y, यानी जो वेव इक्वेशन आपका बनेगा, तो वेव इक्वेशन आपका फंक्शन होगा x एंड t दोनों का। x रिप्रेजेंट करता है पोजीशन को और t रिप्रेजेंट करता है टाइम को। क्लियर? यानी जो वेव इक्वेशन बनता है वो रिलेट करता है एम्पलीट्यूड को विथ पोजीशन एंड टाइम। क्लियर? और वेव इक्वेशन आपने लिखा था क्लास 11th में y इज इक्वल टू वाई नॉट, ये इसका एम्पलीट्यूड बन गया। अब जो वेव फंक्शन है वो डिफरेंट पैटर्न में लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं, देखें, जैसे y इज इक्वल टू वाई नॉट साइन, ध्यान देना, हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, या इसको लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू वाई नॉट साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी। ठीक, और कैसे लिख सकते हैं, साइन फंक्शन के प्लेस पर कॉस फंक्शन आ जाए, y इज इक्वल टू वाई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, और इसको लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू वाई नॉट कॉस के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी। यानी जो एक वेव इक्वेशन आपका बनेगा वो किसी भी फॉर्मेट में बन सकता है, ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, यानी ओमेगा टी पहले के एक्स बाद में, या के एक्स पहले और ओमेगा टी वो बाद में। फंक्शन साइन का भी हो सकता है, कॉस का भी हो सकता है, बिकॉज साइनसोइडल फंक्शन है। ठीक है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है उनका फेज सेम होना चाहिए। यानी जो भी फेज इलेक्ट्रिक फील्ड का रहेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फेज ओमेगा टी प्लस के एक्स है तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फेज आएगा वो भी ओमेगा टी प्लस के एक्स ही आना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि इक्वेशन इनमें से किसी भी फॉर्मेट की बन सकती है। जनरल केस में हम या तो साइन की इक्वेशन ले लेते हैं या कॉस की इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट ये है जो आपने वेव में भी समझा है, जैसे लिखा है प्लस एंड माइनस, तो ये प्लस माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस माइनस पहली बात ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी, जैसे हमारे पास कोऑर्डिनेट कितने हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, x y और z। पहली बात ये समझें कि x y z जो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा होता है, जैसे अगर x लिखा है तो हम ये बोलते हैं कि जो वेव है वो x एक्सिस में प्रोपगेट हो रही है। अब x में भी आपके पास दो कंडीशन होती है, या तो पॉजिटिव x में जा सकता है या नेगेटिव x में जा सकता है। क्लियर बात? इक्वेशन ऐसे भी आप लिख सकते हैं ना, y इज इक्वल टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के जेड। तो अब या तो ये प्लस जेड में जा रही होगी या माइनस जेड में जा रही होगी, वो हम देख लेंगे कि कौन सी एक्सिस में जा रही है। पॉइंट समझने का ये है कि फेज में जो भी
एक्सिस लिखा होता है, जैसे यहां पर x लिखा है, तो ये जो वेव है ये या तो प्लस x में जा रही होगी या माइनस x में जा रही होगी, दोनों में से किसी एक x में जा रही है। अब हमें ये पता करना है कि ये पॉजिटिव x में जा रही है या नेगेटिव x डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है। तो उसको समझने के लिए इस बात का ध्यान रखें कि अगर लिखा है प्लस, तो प्लस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रोपोगेट्स इन नेगेटिव डायरेक्शन, और अगर माइनस लिखा है तो माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि वेव प्रोपोगेट्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन। आया पॉइंट समझ? देखो, मान लो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूं y इज इक्वल टू y नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, मान लो ये इक्वेशन मैंने लिखी। अब ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, इस बात को समझे। ये इक्वेशन ये रिप्रेजेंट करती है कि जो वेव प्रोपोगेट हो रही है वो, पहली बात तो है कि एक्स एक्सिस में प्रोपोगेट हो रही है, ठीक है। सेकंड, यहाँ पे साइन क्या लिखा है, प्लस लिखा है, तो अगर प्लस लिखा है तो प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है कि प्रोपोगेट्स इन नेगेटिव डायरेक्शन। यानी आप क्लियरली ये बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन, ये जो वेव है, तो वेव प्रोपोगेट्स इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ये पॉइंट आपको पहले समझना जरूरी है, ठीक बात है ना। यानी इक्वेशन किसी भी फॉर्मेट में लिखा हुआ आ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आएगा, मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन आएगा, दोनों का फेज सेम रहेगा, लेकिन फेज भी आप डिफरेंट पैटर्न पे लिख सकते हैं। ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी, एक्स के प्लेस पर वाई आ सकता है, जेड आ सकता है। जो एक्सिस लिखा होगा उसी एक्सिस के अंदर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक बात। तो ये एक छोटा सा आइडिया मैंने आपको दिया है जो आप क्लास 11 में भी समझ चुके हैं। मेन इस बात का भी ध्यान रखें कि पॉजिटिव अगर लिखा है तो प्रोपोगेट्स इन नेगेटिव डायरेक्शन, और नेगेटिव लिखा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है कि एक्स माइनस ओमेगा टी, तो आप ये बोलेंगे कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है। तो नेगेटिव लिखा है तो प्रोपोगेशन डायरेक्शन होगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव अगर हम रिप्रेजेंट करें तो प्रोपोगेशन डायरेक्शन होगा नेगेटिव, ठीक बात। फिर हमने समझा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और डायरेक्शन आपने रिप्रेजेंट किया है ई क्रॉस बी से, ठीक बात। तो हमने यहाँ पे कंसीडर किया कि ये एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट हमने कंसीडर किया है y में, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट तो प्लस y में जा रहा है, माइनस y में जा रहा है। आप क्लियरली यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जब ये जीरो से मैक्सिमम हुआ, जीरो से मैक्सिमम हुआ, तो उसी टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड, ये जो सेकंड वेक्टर आपने लिया है पर्पल में मैग्नेटिक फील्ड, ये भी आपका जीरो से मैक्सिमम हो जाएगा, और ये कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, जेड में चल रहा है, ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक बात। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हुआ, यानी नेगेटिव जे में गया, तो एट द सेम टाइम मैग्नेटिक फील्ड चला गया नेगेटिव जेड में, क्योंकि अगर पॉजिटिव जेड आपने इधर कंसीडर किया तो अंदर की तरफ कौन सा होगा, नेगेटिव जेड, ठीक है। तो ये दोनों अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर रहे हैं, दोनों का फेज बिल्कुल सेम होना चाहिए, दोनों का फेज सेम होना चाहिए। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आप रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एन कैप आप कैलकुलेट कर सकते हैं ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से, और एन कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, यानी वेव कौन सी डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। ठीक बात। अब आई बात इक्वेशन की। इक्वेशन हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, ये ध्यान रखना कि हमने जो येलो ग्राफ बनाया है, येलो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और जो आपने पर्पल ग्राफ बनाया ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है उसको आपने रिप्रेजेंट किया ई नॉट से, और मैग्नेटिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका चल रहा है जेड एक्सिस में, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो भी जेड एक्सिस पे मिलेगी, जिसको आपने रिप्रेजेंट किया लेट्स से बी नॉट से, ठीक। और इन दोनों की इक्वेशन आपने कंसीडर कर ली, लेट इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर, ठीक है। इक्वेशन हमने कंसीडर किया E इज इक्वल टू
ई नॉट, पहली बात की ये बताए क्या डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आप सॉल्व कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किधर है, प्लस जे में, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर किधर है, प्लस के में, तो जे क्रॉस के करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या मिलेगा, आई में। किस डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस आई, यानी प्लस एक्स में जा रहा है, ध्यान रखना। तो यहां पर हमने फंक्शन कंसीडर कर लिया, लेट ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन। अब जा रहा है किधर है, ये प्लस एक्स में जा रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि माइनस आना चाहिए ना। तो यहां पर आप इक्वेशन क्या लिखोगे, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक बात। और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में, तो आप यहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ई वाई से। किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई वाई से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट है, फंक्शन साइन का है ओमेगा टी, और माइनस के एक्स, तो माइनस एक्स रिप्रेजेंट करता है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यूनिट क्या बनेगा, यूनिट बन जाएगा न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हैं, वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन बनी, ठीक है। सिमिलरली हमें बनाना है मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन। सो मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू बी नॉट, फंक्शन सेम आना चाहिए, फेज सेम आना चाहिए, यानी फेज में कोई भी चेंज नहीं आएगा, फेज आप डायरेक्टली लिखेंगे। और बी कौन सी डायरेक्शन में है, कौन सी एक्सिस के अलोंग आ रहा है, पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग आ रहा है, तो यहाँ पर आपने लिखा ये बी जेड, ठीक है। यूनिट क्या रहेगा, यूनिट रहेगा टेस्ला। क्या बात समझ में आई। तो इस इक्वेशन को देख के आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फंक्शन साइन का चल रहा है, मतलब इनिशियली 0 से स्टार्ट होगा ग्राफ, ठीक है। और माइनस एक्स अगर लिखा है तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, वो आप यहाँ से ई क्रॉस बी से भी आप समझ सकते हैं। मतलब आप इक्वेशन से वेव बना सकते हैं, वेव से इक्वेशन भी बना सकते हैं। तो ये हमने बेसिक इक्वेशन कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स आपको मिल रहे हैं। पैरामीटर कौन कौन से हैं, देखो ओमेगा है, एक्स है, के है, टी है, ई नॉट है और ई वाई है। ई वाई क्या रिप्रेजेंट करेगा, ई वाई और बी जेड, यानी यहाँ जो वैल्यू लिखी है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि जो भी वैल्यू, जो भी इंस्टेंट आप टाइम का या पोजीशन का पुट करोगे, उस इंस्टेंट पे या उस पोजीशन पर आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन है, वेरिएबल है यहाँ पे जैसे टी, एक्स, कांस्टेंट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब फंक्शन साइन का है तो साइन अपनी वैल्यू 0 से +1, फिर 0, फिर -1, फिर 0 जा रहा है। तो इस साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो माइनस ई नोट से प्लस ई नोट के बीच में आएगा। सिमिलरली बी का जो फंक्शन है वो भी साइन का है, वो साइन की मिनिमम वैल्यू होती है -1, मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, यानी -1 से +1 के बीच में वेरी करेगा। तो जैसे जैसे साइन फंक्शन वेरी करेगा उसी के अकॉर्डिंग वो मल्टीप्लाई होगा बी नोट से, और मैग्नेटिक फील्ड भी आपका -b नोट से +b नोट तक वेरी करेगा, ठीक बात। अब यहाँ जो वेरिएबल्स है इन पर हम ध्यान दें। वेरिएबल्स हैं आपके पास ओमेगा है, ओमेगा को हम क्या बोलते हैं, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के क्या होता है, के होता है आपका वेव नंबर या प्रोपगेशन कांस्टेंट। इनको हम स्टडी करते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई एक्सिस में चल रहा है, कुछ ऐसे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आपका जेड एक्सिस में चल रहा है, कुछ ऐसे, और इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म बनके क्या बन रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, जिसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को आप रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। तो ओमेगा हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा लिखा जा सकता है 2πf, कोई डाउट, ठीक। सेकेंड वेरिएबल है आपके पास, या जिसको आप प्रोपगेशन कांस्टेंट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो टर्म है वो प्रोपगेशन कांस्टेंट, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं के से। वो के बनता है आपके पास 2π/λ। इस बात का ध्यान रखना कि पर्टिकुलर अगर आपने EM वेव्स कंसीडर किया है तो उसका फ्रीक्वेंसी फिक्स होगा, यानी जो ओमेगा है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। के ओके, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो ऑब्वियस बात है कि जो लैम्डा है वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो जो ओमेगा और के है ये दोनों कांस्टेंट टर्म होती है किसी पर्टिकुलर EM वेव्स के लिए, लेकिन आप टाइम और पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट पोजीशन पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो डिफरेंट मिलता है, ठीक बात। तो ये आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं के होता है आपका 2π/λ, क्लियर। और इन दोनों को कैसे रिलेट कर सकते हैं, इन दोनों को रिलेट करने के लिए कल भी आपने एक फॉर्मूला लिखा था। फॉर्मूला क्या लिखा था, देखो, F = v/λ। हम जनरल केस में बात कर लेते हैं। अगर हम किसी मीडियम में जा रहे हैं तो फिर वेलोसिटी आएगा,
है ना। और वेलोसिटी फिर आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करी थी, वेलोसिटी आपने रिप्रेजेंट किया था c बाय म्यू आर एप्सिलॉन आर से, ठीक है। और अगर हम वैक्यूम में चल रहे हैं तो रिजल्ट बन जाएगा F इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा या C इज इक्वल टू एफ लैम्डा। क्लियर पॉइंट, ठीक है। तो फर्स्ट रिलेशन आपके पास है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को आप 2 पाई एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या अगर आपको टाइम पीरियड दिया तो 2 पाई बाई टी से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सेकंड वेव नंबर है, वेव नंबर या प्रोपोगेशन कांस्टेंट जिसको आप के से रिप्रेजेंट करते हैं, और के का वैल्यू बनता है 2 पाई बाई लेमडा। अब वेवलेंथ किस में आती है, वेवलेंथ आती है मीटर में, तो के का यूनिट क्या बनेगा, मीटर इनवर्स पर मीटर, ठीक है। और जो ओमेगा है, ओमेगा का यूनिट क्या बनेगा, ओमेगा का यूनिट रहेगा रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा का यूनिट रेडियन पर सेकेंड, और के का यूनिट है पर मीटर, ठीक। अब दोनों का अगर रेशियो ले लिया जाए, जैसे ओमेगा बाई के, क्या लिखें, देखो ध्यान से। तो अगर हम रेशियो फाइंड कर रहे हैं ओमेगा बाई के का, तो ओमेगा हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई एफ, और के क्या बनता है 2 पाई बाई लैम्डा। क्लियर, 2 पाई कैंसिल आउट और रिजल्ट रहा एफ लैम्डा। और एफ लैम्डा किसको रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान से देखो, एफ लैम्डा यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा एफ लैम्डा वेलोसिटी को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी ओमेगा बाई के अगर हम वैक्यूम में हैं, किस में हैं, वैक्यूम में, तो वैक्यूम में ओमेगा बाई के एफ लैम्डा को रिप्रेजेंट करेगा, और एफ लैम्डा बन जाएगा स्पीड ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट, बिकॉज वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। लेकिन अगर हम किसी मीडियम में हैं, तो इन मीडियम ओमेगा बाई के वो रिप्रेजेंट करेगा वी को, वी मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कहने का मतलब ये कि जो ओमेगा बाई के का रेशियो आएगा वो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट करेगा। अगर वैक्यूम में होगा तो ऑलवेज सी के इक्वल आएगा, और अगर किसी मीडियम में होगा तो फिर उसके वैल्यू में चेंजेस आएगा, बिकॉज वी इज इक्वल टू सी बाय अंडर रूट एप्सिलॉन आर म्यू आर। बात समझ में आई? तो मीडियम में आएगा तो ये रिलेशन आपको मिलेगा, जिससे आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक बात, ये रिलेशन याद रहेगा कि जो ओमेगा बाई के है वो स्पीड ऑफ वेव को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखें, ओमेगा बाई के का रेशियो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इसमें दो कंडीशन बन सकती है जो आप समझ चुके हैं कि अगर वैक्यूम होगा तो वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट आएगा, और अगर कोई मीडियम है तो फिर आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक बात। एक रिलेशन और बनता है, एक रिलेशन और ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय सी के इक्वल आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो बी मल्टीप्लाई बाय सी के इक्वल आता है। तो अगर हम पीक वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं तो पीक वैल्यू आना चाहिए, अगर हम आरएमएस वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं तो B और E का RMS वैल्यू ही आना चाहिए। ठीक है, एंड दिस रिलेशन E इज इक्वल टू BC, ये जो रिलेशन है दिस इज वैलिड फॉर ऑल इंस्टेंट। ठीक बात। तो ये जितना भी आपने पढ़ा है भी फॉर्मूला, ये सब हमारे न्यूमेरिकल में काम में आता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट हमें दिया था स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2.25 एंड रिलेटिव परमिटिविटी 4 इज इक्वल टू, हमसे पूछा गया स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी एक ऐसे मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी एप्सिलॉन आर का वैल्यू आपको दिया है 2.25 एंड रिलेटिव परमिबिलिटी हमें गिवन है 4, और आपसे वेलोसिटी पूछा गया। तो अगर मीडियम आ गया तो मीडियम में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, C बाय एप्सिलॉन आर म्यू आर से कैलकुलेट करते हैं। तो वैल्यू ऑफ C कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 2.25 × 4। तो 2.25 × 4 करेंगे तो वैल्यू मिलेगा 9। ठीक, और 9 का रूट कितना रहेगा, 3। तो V इज इक्वल टू 3 × 10⁸
डिवाइड बाय √9 और √9 रिप्रेजेंट करता है 3 को, सो वैल्यू आ गया 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो दिखा कि अगर मीडियम आता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल नहीं होता है, उससे आपको कुछ कम मिलेगा। कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। क्लियर? नेक्स्ट, if frequency of electromagnetic waves propagating in vacuum is 2 × 10⁻10 Hz, then find its wavelength। वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है, तो वैक्यूम में अगर ट्रेवल करी तो इसका स्पीड क्या बनेगा? वैक्यूम में अगर ट्रेवल कर रही है तो स्पीड इक्वल होगा c के, और c कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या इसमें कोई डाउट? फ्रीक्वेंसी हमें दिया गया है 2 × 10⁻10 हर्ट्ज। कैलकुलेट क्या करना है? वेवलेंथ, यानी लैम्डा कैलकुलेट करना है। रिलेशन क्या है? रिलेशन है F = c बाय लैम्डा। इसी रिलेशन को आप कंटिन्यू करें, यानी हम लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग c बाय f। सो लैम्डा इज c बाय f, वैल्यू ऑफ c 3 × 10⁸। फ्रीक्वेंसी 2 × 10⁻10, कैलकुलेट किया 3/2 × 10⁻⁻2 मीटर में, ठीक है। और मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो वैल्यू आ जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। 3/2 सेंटीमीटर मीन्स 1.5 सेंटीमीटर। तो आपने वेवलेंथ लैम्डा कैलकुलेट कर लिया। वैक्यूम दिया है तो वैक्यूम में स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कितना रहेगा? 3 × 10⁸। रिलेशन बेसिक रिलेशन है, F = c लैम्डा। यूज करें, सॉल्व करें, आंसर हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 सर्कुलर प्लेट्स, ईच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। ईच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। सर्कुलर प्लेट दिया है तो सर्कुलर प्लेट का एरिया क्या बनेगा? πr², ठीक है। और रेडियस कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। तो एरिया वी कैन राइट 3.14 × 0.02 स्क्वायर। फर्स्ट थिंग, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 0.1 मिलीमीटर। और दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, यानी यहाँ पर आपने ये सर्कुलर प्लेट्स ले लिया, ये दोनों के बीच का सेपरेशन आ गया जिसको आपने d से रिप्रेजेंट कर दिया, और इसका हमें रेडियस गिवन है, ठीक है। सर्कुलर प्लेट, सर्कुलर PPC यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपने यहाँ पे फॉर्म कर लिया। सो वैल्यू ऑफ d कितना है? 0.1 मिलीमीटर। तो 0.1 मिलीमीटर को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻4 मीटर में, बिकॉज हम कैलकुलेशन करते हैं किसमें? SI सिस्टम में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ए वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट इज वेरिंग, वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट इज वेरिंग एट अ रेट ऑफ 5 × 10⁻³ वोल्ट पर सेकेंड। मतलब ये 5 × 10⁻³ किसका वैल्यू है? dV/dt, बिकॉज ये वेरिंग एट अ रेट, मतलब आपको गिवन है dV/dt। क्या गिवन है? dV/dt। और dV/dt का वैल्यू कितना है? 5 × 10⁻³ वोल्ट पर सेकेंड। ठीक बात। देन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी हमें ID कैलकुलेट करना है। और ID हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ध्यान दो, ID कैलकुलेट किया जाता है ε0 dφE/dt से। बिल्कुल बेसिक रिलेशन से हम चलते हैं। सो ID इज इक्वल टू ε0 d, φE को लिखा जा सकता है E/A/dt। एरिया तो कांस्टेंट होता है, तो ε0A dE/dt। लेकिन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू गिवन नहीं है। हमें वैल्यू किसका गिवन है? आपको गिवन है वोल्टेज पर सेकेंड, यानी V dV/dt का वैल्यू गिवन है। तो क्या हम E को V/d लिख सकते हैं? इलेक्ट्रो में आपने पढ़ा है E = dV/dr, तो वो रिलेशन हम यहाँ पे यूज करें। सो ID इज इक्वल टू ε0A dE/dt, और E के प्लेस पर आपने पुट कर दिया V/सेपरेशन d। क्लियर? सो ID इज इक्वल टू ε0A/d dV/dt। कोई डाउट? क्या सभी के वैल्यूज हमें नॉन है? एक बात का ध्यान रखें कि अगर ε0 आता है तो कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है,
तो k का वैल्यू हम क्या लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखा जा सकता है 1/4 पाई k, और k होता कितना है 9 × 10⁻9 पुट किया जा सकता है। देखो ध्यान से, सो आईडी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान से देखना। एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पर क्या लिखे 1/4 पाई k, तो 4 पाई k एप्सिलॉन नॉट। एरिया कितना पाई r स्क्वायर, सो पाई, रेडियस आपको कितना दिया था, रेडियस दिया था हमें 2 सेंटीमीटर यानी 0.02 मीटर में आएगा, उसका स्क्वायर। एरिया का वैल्यू आ गया। सेपरेशन d 0.1 मिलीमीटर, सो इंटू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई बाय क्या है dv/dt, और dv/dt का वैल्यू कितना गिवन है 5 × 10⁻3, और ये हमें कैलकुलेट करना है। पाई और पाई कैंसिल आउट, सो ID इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁻4 डिवाइड बाई, ये देखो 4 × 10⁻⁻4, और k का वैल्यू 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय 5 × 10⁻3, कैंसिल आउट हुआ, तो रिजल्ट रहा 5/9 × 10⁻⁻6 ID को ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक बात, और आंसर किस में आना चाहिए, आंसर आना चाहिए एम्पियर में। क्लियर, नोट करें। तो पॉइंट समझ में आया। तो इस तरीके से हम वेरिएशन यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है, और क्योंकि ऑब्वियस बात है कि एप्सिलॉन नॉट अगर आप रखते तो 8.85 × 10⁻12 का मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन अगर आप k की टर्म में कन्वर्ट कर दे तो ये नंबर इजी होता है सॉल्व करने के लिए। हमने पुट किया, आंसर आ गया। नेक्स्ट, हमें इक्वेशन गिवन है बी वाई वेक्टर इज इक्वल टू 4 × 10⁻6 साइन 0.6 × 10⁻12 t प्लस 0.2 × 10⁻4 x टेस्ला। ये आपको बी का इक्वेशन गिवन है। अगर आप इसको बेसिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो इक्वेशन बनेगा b0 साइन ओमेगा t प्लस kx, ये रिलेशन रहेगा। ठीक है, क्या क्या फाइंड करना है, फर्स्ट हमें फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी, सेकंड हमें फाइंड करना है वेवलेंथ, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 1 बाय 1 हम सभी पॉइंट कंसीडर करते हैं। फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वैल्यू हमें किसका गिवन है ओमेगा का, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f, कोई डाउट। सो f इज इक्वल टू ओमेगा बाय 2 पाई। ओमेगा कितना, ओमेगा है 0.6 × 10⁻12 बाय पाई बाय 2 पाई। ठीक है, बिकॉज ओमेगा बाय 2 पाई हमें परफॉर्म करना है। ओमेगा का वैल्यू 0.6 × 10⁻12 आपने रखा, तो 2 पाई, तो फ्रीक्वेंसी हमें मिल जाएगा 3 बाय पाई। ध्यान से समझना, 6 को आपने 2 से कैंसिल आउट किया 3 टाइम्स, पॉइंट आपने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 10⁻11 हर्ट्ज। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली हमें 10⁻11 हर्ट्ज ही मिल रहा है, बिकॉज पाई का वैल्यू 3.14 होता है। सेकेंड हमें कैलकुलेट करना है वेवलेंथ। वेवलेंथ यानी हमें कैलकुलेट करना है लैम्डा। ठीक है, ध्यान दें। अब लैम्डा हम सॉल्व कैसे करें, लैम्डा हमें सॉल्व करना चाहिए के से। क्यों सॉल्व करना चाहिए, बिकॉज हमें ये बात नहीं पता कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिया है वो वैक्यूम में दिया है या किसी मीडियम में दिया है। ठीक है, क्योंकि अगर वैक्यूम में दिया है तो फिर हमें स्पीड c कंसीडर करना होगा, लेकिन अगर किसी मीडियम में दिया है तो फिर स्पीड हमें v कंसीडर करना होगा, और इसका आइडिया हमें यहाँ पर अभी नहीं लग रहा। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम सीधे यूज़ करें कि वेव लेंथ कैलकुलेट की जा सकती है k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा से। ठीक है, तो लैम्डा कितना बनेगा, लैम्डा रहेगा 2 पाई बाई k, और k कितना है, k है आपके पास 0.2 × 10⁻4। सो लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ k 0.2 × 10⁻4। सो वैल्यू आ गई लैम्डा इज इक्वल टू पाई इंटू 10⁻−3, और यूनिट आ जाएगा इन मीटर, फ्रीक्वेंसी का यूनिट इन हर्ट्ज। क्लियर, कोई डाउट। नेक्स्ट आपसे पूछा गया स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो ओमेगा बाय k से सॉल्व किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट,
स्पीड, तो स्पीड हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ओमेगा बाई के, या एफ और लेमडा के मल्टीप्लिकेशन से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ओमेगा कितना दिया है? ओमेगा हमें गिवन है 0.6 इंटू 10 पावर 12 और के गिवन है 0.2 इंटू 10 पावर 4। दोनों का वैल्यू पुट कर दें तो 0.6 इंटू 10 पावर 12 डिवाइड बाय 0.2 इंटू 10 पावर 4, कैलकुलेट किया, आंसर मिला 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और अगर स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल आ गया तो आप क्लियरली ये बोल सकते हैं कि जो वेव है वो आपका ट्रेवल कर रहा है इन वैक्यूम। कहाँ पे ट्रेवल कर रहा है? इन वैक्यूम, बिकॉज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसके इक्वल आया? 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड के इक्वल आया। फोर्थ नंबर पे आपसे पूछा गया मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे सॉल्व करें? बिल्कुल सिंपल सा रिलेशन, ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट मल्टीप्लाई बाई सी। क्या मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको पता है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है 4 इंटू 10 पावर -6, 4 इंटू 10 पावर -6 यूज कर लो। तो 4 इंटू 10 पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10 पावर 8। ठीक है, कैलकुलेट किया, वैल्यू कितना रहा? 4 इंटू 3 12, 00, तो 1200। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल गया। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का सबसे सीधा अच्छा तरीका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट, और जो फंक्शन दिया है वो सेम फंक्शन आना चाहिए, फेज भी बिल्कुल सेम होना चाहिए एज इट इज गिवन इन इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का फेज और फंक्शन बिल्कुल सेम आना चाहिए। क्या लिख सकते हो? साइन ओमेगा टी प्लस के, एक सेम इक्वेशन बन जाएगा। तो ई नॉट साइन ओमेगा यानी 0.6 इंटू 10 पावर 12 टी प्लस के 0.2 इंटू 10 पावर 4 एक्स। ठीक, कोई दिक्कत? अब एक बात बताएं, प्रोपोगेशन किधर था? इसका प्रोपोगेशन था आपका -x में, यानी वेव किधर प्रोपोगेट कर रहा है? वेव प्रोपोगेट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है आपके पास -x में। इसमें कोई डाउट? -x क्या रिप्रेजेंट करता है? -x रिप्रेजेंट करता है -i कैप में। और मैग्नेटिक फील्ड कौन सी एक्सिस पे दिया है? मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया है +y, मतलब j में। किस में दिया है? j में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो +j में चल रहा है। ठीक है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप बता सकते हैं? ये तो इक्वेशन आया, इक्वेशन आप पुट भी कर लोगे कि E इज इक्वल टू 1200 साइन वैल्यू 0.6 इंटू 10 पावर 12 t प्लस 0.2 इंटू 10 पावर 4 x। यूनिट भी आपने लिख ली न्यूटन पर कूलम। लेकिन अब बात करते हैं डायरेक्शन की। ठीक है, तो अच्छे से समझना, जो n कैप होता है वो E क्रॉस B को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर बात? अब n कैप किधर दिया है आपको? -i कैप में। इक्वेशन से पता लग रहा है, बिकॉज पॉजिटिव x है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन किधर रहेगा? नेगेटिव i में रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें कैलकुलेट करना है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया है j में। तो ऑब्वियस बात है कि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें तो या तो यहाँ पे प्लस के आना चाहिए या माइनस के आना चाहिए, तभी तो i j के तीनों टर्म बनेगा। तो k क्रॉस j करेंगे तो आंसर क्या आता है? -i, और माइनस k क्रॉस j करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? +i। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, ऑब्वियस बात है कि हिट एंड ट्रायल मेथड है बिल्कुल, कि यहाँ पर हम क्या रखें कि जिसको j के साथ क्रॉस करने पर -i मिल जाए। ठीक है, तो k क्रॉस j करोगे तो आपको -i मिलेगा, यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका k में आना चाहिए। किस में आना चाहिए? k क्या रिप्रेजेंट करेगा? k रिप्रेजेंट करेगा मतलब z एक्सिस पे आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि +k डायरेक्शन में चलेगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बन गया। तो डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर इज +k। कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या यूज किया? जो बेसिक फॉर्मूला है, n कैप इज इक्वल टू ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहीं से आप इसका डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव वो इक्वेशन से +x लिखा है तो -i डायरेक्शन में चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपने सिमिलर ही लिया है, ध्यान से देखें कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस।
ठीक है, यानी प्लस के में चल रही है। हैविंग वेवलेंथ 10⁻³ मीटर एंड पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 4 × 10⁻² न्यूटन पर कूलम अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। ठीक बात, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका प्लस जे में है, वेव प्रोपोगेट कर रही है प्लस जेड में। वेवलेंथ आपको दिया है 10⁻³ कैलकुलेट क्या करना है, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेव कांस्टेंट, पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, अब पॉइंट ये बनता है कि मीडियम है या नहीं, तो इस बात पे भी ध्यान रखा जाए कि अगर मीडियम के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया तो हम ये कंसीडर करते हैं, डिफॉल्ट केस क्या कंसीडर करते हैं कि ये वैक्यूम में चल रहा है। ठीक बात, तो फर्स्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मीडियम के बारे में कुछ नहीं दिया गया तो वैक्यूम में चल रहा है, क्योंकि वैसे भी आपको इक्वेशन नहीं दिया गया, क्योंकि अगर वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर पाते ω/k से, वेलोसिटी हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ω/k से, लेकिन आपको इक्वेशन नहीं दी गई तो हमें ओमेगा नहीं पता, के नहीं पता। अगर हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर पाते हो, वेलोसिटी का वैल्यू आता 3 × 10⁸, तो आप क्लियरली बोल सकते हैं कि ये वैक्यूम में चल रहा है। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया गया तो डिफॉल्ट केस में क्या कंसीडर करते हैं कि ये वैक्यूम में ही ट्रेवल कर रहा है, यानी फ्री स्पेस में ट्रेवल कर रहा है। और फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं F = बाय यूजिंग c/λ। c कितना है, 3 × 10⁸। लैम्डा कितना दिया है, लैम्डा में दिया है 10⁻³ मीटर। सॉल्व करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगा 3 × 10⁻11 हर्ट्ज। सेकंड आपसे पूछा गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी हमें कैलकुलेट करना है ओमेगा। सो ओमेगा = 2πf। एफ का वैल्यू क्या रखेंगे, 3 × 10⁻11 मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू आ जाएगा 6π × 10⁻11 और यूनिट रेडियन पर सेकेंड। कोई डाउट। थर्ड हमसे पूछा गया वेव कांस्टेंट। वेव कांस्टेंट कैसे सॉल्व करते हैं, वेव कांस्टेंट बोला जाए या प्रोपोगेशन कांस्टेंट बोला जाए, यानी वैल्यू ऑफ के रिक्वायर्ड है और के कैलकुलेट किया जाता है 2π/λ से, और लैम्डा कितना गिवन है, 10⁻³ सो 2π / 10⁻³ तो के कितना रहेगा, 2 × 2π × 10⁻³ ये वैल्यू आ गया आपके प्रोपोगेशन कांस्टेंट का या वेव कांस्टेंट का। नेक्स्ट आपसे पूछा गया पीक वैल्यू ऑफ बी। क्या हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का पीक वैल्यू गिवन है, ये 4 × 10⁻², तो रिलेशन यूज कर सकते हैं। पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर कैलकुलेट करना है तो रिलेशन क्या है, E0 = B0 × C। सो B0 अगर कैलकुलेट करना है तो वैल्यू बनेगा E0 / C। क्या E0 हमें न्यूमेरिकल में गिवन है, देखो ध्यान से, E0 का वैल्यू है 4 × 10⁻², 4 × 10⁻², पुट करें। सो 4 × 10⁻² और स्पीड C 3 × 10⁻8। सो B0 आ गया 4/3 × 10⁻⁻6 टेस्ला। ठीक बात। नेक्स्ट हमें सॉल्व करना है डायरेक्शन ऑफ बी। क्या सॉल्व करना है, डायरेक्शन ऑफ बी। तो डायरेक्शन ऑफ बी कैलकुलेट किया जा सकता है बाय यूजिंग डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर हमें कैलकुलेट करना है, तो रिलेशन क्या है, n⁻ = E वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अब प्रोपोगेशन डायरेक्शन क्या दिया है, z एक्सिस दिया है, तो प्लस के आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर दिया है, प्लस y में दिया है, तो k कैप = j कैप क्रॉस b वेक्टर। अब मुझे बताओ कि j को किसके साथ क्रॉस किया जाए कि k मिल जाए। अगर मैं i करूं तो j क्रॉस i किसको रिप्रेजेंट करेगा, j क्रॉस i। अगर b के प्लेस पर i रखें तो i किसको रिप्रेजेंट करेगा, j क्रॉस i, ये रिप्रेजेंट करेगा -k को। और अगर b के प्लेस पर -i रखा जाए तो j क्रॉस -i, ध्यान ही नहीं है, i j k। तो अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो पॉजिटिव आता है, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो नेगेटिव आता है। ठीक बात। तो j क्रॉस i अगर मैं कर रहा हूं तो फिर नेगेटिव के मिलना चाहिए। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, j क्रॉस -i, यानी जो डायरेक्शन ऑफ b मिलेगा
वो आपको मिलेगा -i में। तभी आप j क्रॉस -i को k से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर बात? तो इक्वेशन बेस पे क्वेश्चन इसी तरीके से कैलकुलेट होते हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बी वाई इज इक्वल टू 10 cos 4 × 10⁻6 t + 2x इज प्रोपोगेटिंग इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, एक मीडियम है और मीडियम कैसा है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। फाइंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। कंसीडर मीडियम इज नॉन मैग्नेटिक। कंसीडर मीडियम इज नॉन मैग्नेटिक। इसका मतलब म्यू आर को हमें 1 ही कंसीडर करना है क्योंकि नॉन मैग्नेटिक मीडियम आपको गिवन है। नेक्स्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी एप्सिलॉन आर आपको कैलकुलेट करना है। सो ऑब्वियस बात है कि अगर मीडियम में चल रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पीड होगा वो v हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग c डिवाइड बाय म्यू आर एप्सिलॉन आर से। इसमें कोई डाउट तो नहीं, बिकॉज c हम क्या लिखते हैं 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, v क्या लिखते हैं 1/√μm एप्सिलॉन m। ठीक, और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो रिलेटिव परमिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे वैल्यू आ गया, क्या कैलकुलेट करना है? v कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि v हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? ओमेगा बाई के से। देखो स्पीड ऑफ वेव वो सॉल्व किया जा सकता है ओमेगा बाई के से, यानी जो v का वैल्यू है वो ओमेगा बाई के से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये b का इक्वेशन है, यानी ये रिप्रेजेंट करेगा b0 ओमेगा t और ये kx को। तो ओमेगा का वैल्यू कितना है? ओमेगा का वैल्यू आ गया 4 × 10⁻6 और k का वैल्यू कितना है? k का वैल्यू है 2। तो स्पीड कितना मिला? 2 × 10⁻6। तो सबसे पहले आपने कैलकुलेट किया स्पीड, उसके बाद ये रिलेशन अप्लाई करें। तो वैल्यू लिखो 2 × 10⁻6 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ c 3 × 10⁸ डिवाइड बाय म्यू आर का वैल्यू 1 और एप्सिलॉन आर ये हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर बात? तो एप्सिलॉन आर चाहिए, क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना होगा, यानी एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 2 × 10⁻6 स्क्वायर। क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है? तो 3/2 × 10⁻2 स्क्वायर और एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या मिला? 9/4 × 10⁻4। ये वैल्यू आ गया एप्सिलॉन आर का। ठीक है, एप्सिलॉन आर का वैल्यू वैक्यूम के लिए हम कंसीडर करते हैं कितना? 1। ठीक है, मेटल के लिए कंसीडर होता है इन्फिनिट, यानी एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 से इन्फिनिट के बीच में कुछ भी आ सकता है। तो कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको स्पीड कैलकुलेट करना पड़ा, बिकॉज आपको मीडियम में बोला गया। फिर स्पीड को आपने बेसिक रिलेशन v इज इक्वल टू c/μr एप्सिलॉन आर से रिलेट किया और वहाँ से μr कैलकुलेट कर लिया। मेन पॉइंट ये है कि आपको दिया गया कि जो मीडियम है वो नॉन मैग्नेटिक है, तो नॉन मैग्नेटिक मीडियम रिप्रेजेंट करता है कि जो μr है वो 1 है, यानी आपको जो परमिटिविटी है, परमिएबिलिटी है, वो μ0 ही कंसिडर करना है। ठीक बात? नेक्स्ट, इफ μm एंड एप्सिलॉन m आर परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है ना, ये रिलेटिव नहीं बोला है, ये क्या बोला है? डायरेक्ट परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। देन फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैलकुलेट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स c/v से। ठीक बात? c क्या रिप्रेजेंट करता है? c रिप्रेजेंट करता है ये 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट को, और v क्या रिप्रेजेंट करता है? v रिप्रेजेंट करता है 1/μm एप्सिलॉन m को। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, बिकॉज अगर मीडियम आ जाएगा तो मीडियम की ही परमिटिविटी और मीडियम की ही परमिबिलिटी आनी चाहिए। तो c और v दोनों आपने लिख दिया। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना कि μm और एप्सिलॉन m आपको मीडियम की परमिटिविटी एंड परमिबिलिटी गिवन है, रिलेटिव नहीं बोला है, यानी आपको एप्सिलॉन r गिवन नहीं है। ठीक है ना, यानी μr और एप्सिलॉन r गिवन नहीं है, आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है μm और एप्सिलॉन m। क्लियर? क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है μm एप्सिलॉन m डिवाइड बाय μ0 एप्सिलॉन नॉट, और यही इसका आंसर रहेगा, क्योंकि जो गिवन टर्म्स है वो आपको μ1 एप्सिलॉन m ही है, रिलेटिव टर्म नहीं है।
अगर आपको रिलेटिव दिया होता तो फिर आप म्यू एम को क्या पुट करते, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, एप्सिलॉन एम को क्या पुट करते, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, दोनों कैंसिल आउट हो जाता और रिजल्ट आ जाता म्यू आर एप्सिलॉन आर इन अंडर रूट। ठीक है, लेकिन जो गिवन टर्म है तो गिवन टर्म में ही हमें आंसर मिलना चाहिए। बात समझ में आई? नोट करें।